हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं नीशू यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये बुक की आप लोगों की आगे वीडियो होने वाली है। आप लोगों का बुक का सेकंड चैप्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करवा रही हूँ मैं। एक वीडियो डल चुकी है, ये पार्ट 2 है, राइट। ऐसे ही ताकि बच्चों को ये पता चल जाए कि बुक का जो कंटेंट है वो कैसा है, और जिन बच्चों ने बुक परचेज कर ली है उनका रिव्यू काफी अच्छा है। थैंक यू फॉर दैट। और उन लोगों को हेल्प हो ताकि बुक को अकेला ना पढ़ना पड़े, या फिर कुछ जो समझ में नहीं आ रहा है वो मेरी इन वीडियोस के बाद समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। और ये इस वीडियो में ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, आप लोगों को भी या तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियो देख लो, समझ भी आ रहा है तब भी मेरी वीडियो देख लो। उससे क्या होगा, आप लोगों को और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी और आप लोग आसानी से मैटर को समझ सकते हैं। जो शुरू वाले चैप्टर हैं वो थोड़े इजी हैं, बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आप लोगों को ये वाले टॉपिक्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, शुरू करती हूँ मैं मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है। हम्म, मैं करवा चुकी थी, आपका फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करवा चुकी थी। और ये सेकंड चैप्टर में दो तीन टॉपिक्स मैं करवा चुकी थी, जो आगे हैं वो मैं करवा देती हूँ एक बारी। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स तक मैं करवा चुकी थी, राइट। अब है आप लोगों की पार्टनरशिप डीड। आगे का आप लोगों का टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। एक सेकेंड। हम्म हम्म पार्टनरशिप डीड। देखो बेटा, पार्टनरशिप डीड क्या है। जैसे आप लोगों को पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पर्सन आपस में मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, और एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड रिटन और ओरल दोनों हो सकती है, या तो रिटन हो सकती है या ओरल हो सकती है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड रिटर्न में हो, कंपलसरी नहीं है। बट रिटर्न में होगा तो बहुत सारे बेनिफिट होंगे। जैसे अगर इन केस इन फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो उनके पास सबूत होगा कि भाई ये चीज हमने ये डिसाइड करी थी और ये लिखी हुई है पार्टनरशिप डीड में। उससे आप लोगों के जो झगड़े हैं वो जल्दी सोल्व हो जाएंगे, या झगड़े होंगे ही नहीं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटर्न दोनों हो सकती है, बट अगर रिटर्न में होगी तो कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एक क्या है जिसके अंदर फ्यूचर में होने वाले जो भी डिसीजन है, जैसे प्रॉफिट कितना शेयर होगा, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सब कौन मतलब किसको एडमिशन दे सकता है, ये वाले सारे चीजें, मतलब आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस कितनी होगी, ये सारी चीजें आप लोगों की पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। ठीक है, partnership deed. A partnership is a voluntary association of person who come together for achieving common objectives. ठीक है, आपको पता है। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या क्या लिखी होती है, ये आप लोगों से क्वेश्चन एचसेट में पूछा गया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है। तो यहाँ से इस मैटर को बिल्कुल लाइटली ना लें और थोड़ा सा एक बार पढ़ कर जाएं। ठीक है, नेम ऑफ द फर्म। देखो बच्चों, टिपिकल जो टॉपिक होते हैं वहां से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो टॉपिक्स आप लोगों को बहुत इजी लगते हैं वहां से कई बारी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम जल्दबाजी में वहां से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो प्लीज आप ऐसा ना करें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और फिर ये वाली चीजों को, इन मटेरियल को भी बार बार एक बार रीड करें। ठीक है, नेम ऑफ द फर्म नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ फर्म, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, फिर है ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, फिर है सैलरी एंड विड्रॉल्स ऑफ पार्टनर्स, टर्म्स ऑफ गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सक्लूजन ऑफ अ पार्टनर, फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर है प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म,
फिर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, फिर मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट अगर हो जाते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, फिर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फर्म्स गिव्स ओनली 6% ऑफ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है तो क्या होगा, कुछ जो जनरल रूल्स हैं वो लागू हो जाएंगे, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, ना तो कोई इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर देंगे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, ये चीज पता होगा। बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये वाला पेज मैं बोल दूं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बार बार इसकी रीडिंग लेनी है। बच्चों ये बुक इस तरीके से बनाई गई है ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब ये एक तरह से नोट्स को ही बुक के फॉर्म में लाया गया है, जो इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा फोकस किया गया है और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं और बार बार इन चीजों को, इस बुक को 10 बार पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी एग्जाम चाहे पीजीटी लेवल का क्यों ना हो इजिली क्रैक कर सकते हैं, कुछ टॉपिक जो मतलब इसमें नहीं है वो कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो आगे है बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं, जिसके अंदर 10 अडल्ट मेंबर होने जरूरी है, ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता ही है और बनाई क्यों जाती है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, वेलफेयर के लिए, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। ठीक है, मेनली जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो कौन सा है बेटा, 1912, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में और आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि जो वेलफेयर है मेंबर्स का, इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स का, उनका वेलफेयर हो सके। और जो बीच के, जैसे मान लो बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स होते हैं, तो मीडियोकर जो होते हैं, मिडलमैन जो होते हैं, उनको हटाकर और चीजें सही दाम पर सही रेट पे मिल सके, ये सारी चीजें, मतलब मेनली जो राइट होता है, मेनली जो मतलब इनका मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, वॉलेंट्री मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, लाइक अ कंपनी, जैसे कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, ऐसे ही कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो मानी नहीं जाएगी, राइट। तो वॉलेंट्री मेंबरशिप यानी अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक इच्छा से वो आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनते हैं कोई भी मेंबर्स। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को याद रखना है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है। फिर उसके बाद वन मैन वन वोट का जो आप लोगों का रूल है वो चलता है, वन मैन वन वोट, राइट। फिर उसके बाद है स्टेबल एक्सिस्टेंस, स्टेबल एक्सिस्टेंस होती है। फिर उसके बाद है सर्विस मोटिव, मोटिव इसका सर्विस होता है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका सपोर्ट गवर्नमेंट के थ्रू भी किया जाता है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ये चार्ट है ये थोड़ा नीचे है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज या फिर क्रेडिट, इन सब का मतलब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी वो प्रोड्यूसर की हेल्प के लिए है। ठीक है, कि उन्हें सप्लाई सही टाइम पे मिल सके, उनका सेल हो सके सही टाइम पे सही दाम पर। कंज्यूमर यानी उनको प्रोडक्ट सही दाम पर सही प्राइस पर अवेलेबल किया जा सके। फार्मर्स, जो फार्मर्स ने जो चीजें तैयार करी हैं वही चीजें सही टाइम पर और उनको सीड्स वगैरह, क्रेडिट फैसिलिटी ये सारी प्रोवाइड करवाई जा सके, ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों से एक्ट पूछा जाता है और अडल्ट मेंबर मतलब कितने होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, ये पूछा जाता है। कई बार, ज्यादातर बार लाइबिलिटी भी पूछ ली जाती है, वन मैन वन वोट पूछा जाता है। ये चार चीजें आप लोग रट लें अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो। फिर आगे है कंपनी। कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अकॉर्डिंग ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग गिवन है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ऐसी कंपनी कंपनी कहलाती है जो किसी एक्ट के अंदर या फिर किसी या तो 2013 के अंदर या फिर किसी अदर एक्ट, जो कंपनी एक्ट है उनके अंदर रजिस्टर्ड हो, उसे कंपनी कहा जाता है। ठीक है, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन जो पर्सन की तरह होती है बट सांस वास नहीं लेती है, राइट। क्रिएटेड बाय लॉ दैट इज अ सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, जिसकी अपनी कॉमन सील होती है, इसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है। जो कंपनी का जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा होता है, ओलिगार्किक मैनेजमेंट होता है। आप लोगों को याद रखना है, जो कंट्रोल होता है फ्यू के हैंड्स में, यानी बहुत कम लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, फ्यू
द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला जो मैनेजमेंट होता है वो ओलिगार्किक मैनेजमेंट होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है अंडर कोई भी एक्ट 1956, 1900, ये कौन सा है, 3200 पार्टनरशिप है 2013, राइट। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कंपनी है वो और उसका जो ओनर है उनकी दोनों की अलग लीगल लाइबिलिटी होती है, एंटिटी होती है। अ कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी which is not affected by changes in the ownership, therefore being a separate entity, a company can contact, sue or sued in its corporate name and capacity, right। artificial person, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड किया जाता है लॉ के द्वारा। फिर है लाइबिलिटी लिमिटेड, एक कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है कंपनी के पर्सन्स की। अगर कंपनी में लॉस हुआ तो कंपनी के पर्सन्स को अपनी जो मतलब जो उसकी पर्सनल चीजें हैं उसके कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं सेल हो सकती है, राइट। तो लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब है अगर कंपनी में सेल हुआ, कंपनी में लॉस हुआ तो उसके शेयर जहां तक उसके अनपेड शेयर है वहां तक ही पैसे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। परपेचुअल एक्सिस्टेंस, यानी जो कंपनी है उसकी एक्सिस्टेंस मतलब अफेक्ट नहीं होते किसी भी डेथ से, किसी के रिटायरमेंट से, किसी की इंसॉल्वेंसी से। मतलब एक लाइन भी कही जाती है, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, मेंबर में कम बट कंपनी ऑलवेज रन, राइट। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, यानी नेक्स्ट इज कॉमन सील। कंपनी की एक अपनी कॉमन सील होती है जो एक ठप्पा जिसे बोलते हैं वो, ठीक है, कॉमन सील होती है। कंपनी को सिग्नेचर की जगह वो ठप्पा लगाकर और साइन की तरह काम आता है, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर। फिर है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, किसी कंपनी की मैनेजमेंट ओनरशिप सेपरेट हो सकती है, एक भी हो सकती है, यानी ओनर कंपनी के कोई और हो और मैनेजमेंट यानी मैनेज करने वाले बंदे अलग हो, अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि, ठीक है। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अगर ट्रांसफर मतलब एक कंपनी है जो अपने शेयर है वो ट्रांसफर कर सकती है, अगर वो पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, आप लोगों को मोस्टली बच्चों को पता होगा, स्टिल ये करवा रही हूँ, ठीक है। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड तो उसमें भी होता है, ठीक है, बट वो इशू कर सकती है शेयर्स को, ठीक है। A private company is one that has a minimum paid up share capital as prescribed, एक मिनिमम शेयर कैपिटल होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए। प्राइवेट के लिए पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, मैक्सिमम 9 लिमिट है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 है। शेयर कैपिटल, जो राइट ऑफ शेयर कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग all the owners members as per article of association, number of share owner by the person, ठीक है। ये एक बार रीड कर लो आप लोग, बस मेन तो शेयर का है। और प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वो पब्लिक से पैसे नहीं मंगवाती और शेयर इशू नहीं करती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 15, और आप लोगों के जो पब्लिक कंपनी है उसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 15। और नेम ऑफ द कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है उसके पीछे लिमिटेड वर्ड आता है और जो प्राइवेट कंपनी है उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आता है, ठीक है। एक पब्लिक कंपनी कैसे भी इजीली राइज कर सकती है फंड्स को, ठीक है, लेकिन उसे मेंबर्स के थ्रू राइज करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है ओपीसी। ओपीसी बोले तो 1 पर्सन कंपनी, इसका सेक्शन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोगों को सेक्शन याद रखना है। यहाँ से जो मैं बोल रही हूँ जो सेक्शंस, वो प्लीज आप लोग ध्यान में रख लें और याद कर लें। सेक्शन इसका 2 और सबसेक्शन 62। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी which has only 1 person has a member, right? It is incorporated as a private company which has only a 1 member, जो incorporate होती है और एक मेंबर होना चाहिए। जे ईरानी कमेटी अक्सर पूछा जाता है ओपीसी किस कमेटी के तहत आई, तो जे ईरानी कमेटी के तहत आई 2005 में, ये अक्सर पूछा जाता है। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज अ इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया shall be eligible to incorporate 1 person company, ये पूछा जाता है। नो माइनर shall become a partner, member or nominee OPC can hold share beneficiary interest। अंडर सेक्शन 8 के अंदर जो भी ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जो ओपीसी के सेक्शन 8 में जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती कंपनी में, ठीक है। फिर उसके बाद है ये सारी चीजें जो ओपीसी कैरी आउट कैन नॉट बी कैरी आउट
कहाँ गया, हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ ओपीसी, किसी भी कॉर्पोरेटेड की प्रतिभूतियों में प्रवेश सहित बैंकिंग गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश गतिविधियां नहीं कर सकती है। याद रखना है आप लोगों को, ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ओपीसी जो होती है स्वेच्छा किसी भी प्रकार की कंपनी में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकती जब तक एक व्यक्ति कंपनी के निगम की तारीख से 2 वर्ष समाप्त न हो जाए, सिवाय इसके कि जब भुगतान की गई पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक बढ़ जाती है या संबंधित अवधि के दौरान इसका औसत वार्षिक कारोबार 2 करोड़ से अधिक हो जाता है। ठीक है, जब तक नहीं कर सकती, जब तक वो वाली कंडीशन, ठीक है, कर सकती है कब, जब ये 2 कंडीशन हो, यानी 50 लाख उसकी पूंजी ना बढ़ जाए 50 लाख से, उसकी पेड अप कैपिटल और उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से अधिक ना हो जाए, तब तक। ठीक है, हाँ हाँ, फिर है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की जो प्रोसेस है, PICC, P फॉर प्रमोशन, I फॉर इनकॉर्पोरेशन, C फॉर कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फिर है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन में प्रमोटर जो है वो प्रमोशन की पूरी प्रोसेस करता है। इसके अंदर फंक्शंस ऑफ प्रमोटर में क्या क्या आते हैं, प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर एक ऐसा बंदा होता है जो बिजनेस के खोलने का यानी कंपनी खोलने के आइडिया से लेकर और लास्ट तक काम करता है। प्रमोटर के जो फंक्शंस होते हैं वो मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोगों को याद रखने हैं। तो ये मेनली 7 फंक्शंस है, तो आप लोगों को याद रख लेना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिजिबल स्टडी में आता है TFE, टेक्निकल, इकोनॉमिकल और आप लोगों का फाइनेंशियल। ठीक है, नेम अप्रूवल करवाता है, सिग्नेचर जो MOA पे सिग्नेचरीज होंगे उनको डिसाइड करता है और उनकी परमिशन लेता है रिटर्न। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है, फिर है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट और सबमिट करता है ROC के पास यानी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास। ठीक है, फिर MOA बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, जिसके जो कंपनी के आउटसाइडर बनते हैं जैसे सप्लायर, कॉम्पिटिटर और कस्टमर्स, इन सब के लिए ये होता है कि कंपनी इन फ्यूचर कहां पहुंचना चाहती है, कंपनी के अल्टीमेट गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। और इसके अंदर 6 क्लोजेस होते हैं, वो 6 क्लोजेस बहुत बार पूछे गए हैं और उसकी ट्रिक है NORCLA, N for name clause, O for object clause, R for registered clause, C for capital clause, L for liability clause और A for association, ये सारी चीजें होती है। आप लोगों को क्लोजेस को बहुत बारी पूछा गया है, बहुत बारी, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट इज AOA क्या है बेटा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के अंदर के यानी जो इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसके लिए ये डॉक्यूमेंट होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव एम जो डिसाइड करा है कंपनी ने वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई जाएगी, क्या क्या प्लानिंग और मतलब वो सारी चीजें कि कौन क्या करेगा, ये सारी चीजें आप लोगों की जो इंटरनल जो डिपार्टमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। अगर आप लोगों को AOA नहीं बनाया तो क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे टेबल ए को। ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को याद रखना है। इफ कंपनी अडॉप्ट टेबल ए तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेट AOA। अगर AOA कंपनी नहीं बनाना चाहती तो टेबल कौन सी फॉलो करेगी, टेबल ए। ये बहुत बारी पूछा गया है, आप लोगों को याद रखना है। कंसेंट ऑफ प्रोपोज्ड जो कंसेंट लेंगे, प्रपोज डायरेक्टर्स के एग्रीमेंट करेंगे, स्ट्रक्चरली डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। प्रमोटर्स आर नाइदर द एजेंट्स और नॉर द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स ना तो एजेंट होते हैं और ना ट्रस्टी होते हैं कंपनी के। ये वाला क्योट और ये वाला कुछ भी लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, एक मतलब अच्छा बच्चा वो नहीं होता जो रट लेता है, एक अच्छा बच्चा वो भी नहीं होता जो सारी चीजें समझने की कोशिश करता है। एक अच्छा स्टूडेंट समझता है और थोड़ा रटने वाली चीजें दोनों पे थोड़ा इक्वल ध्यान देता है, वो सारी चीजें होती हैं आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना और जो इंपॉर्टेंट है उनको बार बार देखना और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा एक बार देख के चले जाना है। समझ रहे हो? तो वही चीजें हैं। तो प्रमोटर्स का ये करा प्रमोशन। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इसके अंदर क्या करेंगे, एप्लीकेशन फिल करेंगे ROC के पास और जो डॉक्यूमेंट है वो मतलब सबमिट करा देंगे। MOA हो गया, AOA हो गया, रिटर्न कंसेंट, वही सारी चीजें, ये सारा करवा दिया। फिर उसके बाद है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी जो पब्लिक कंपनी कैन राइज द रिक्वायर्ड फंड फॉर द पब्लिक यूजिंग इशू ऑफ शेयर। जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने जो से मतलब फंड चाहिए होता है वो इजिली राइज कर सकती है, किससे, पब्लिक से, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो और ये फंड राइज करने के लिए जो पब्लिक कंपनी है उसको क्या क्या रिक्वायर है, SEBI अप्रूवल। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए। फिर उसके बाद है आप लोगों को फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करना है, फिलिंग करना है। फिर अपॉइंटमेंट करेंगे बैंकर्स का, ब्रोकर्स का, अंडरराइटर्स का।
ये सारी चीजें करेंगे। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फिर एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट कर देगी कोई भी कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है वो कमेंसमेंट कर देगी अपने बिजनेस का। ठीक है, ये सारी चीजें थी, तो ये एक बार आप लोगों को रीड कर लेनी है। फिर है आप लोगों का जो बेटा मेन चीज जो इस चैप्टर में है वही है कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से या तो एक्ट पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें जो जिस जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं डिटेल में आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। जो सेल्फ बिलीव है आपका खुद पर और आपका हार्ड वर्क ही आप लोगों को एक दिन आगे लेके जाएगा। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग अगर एक रास्ते में हार भी गए हैं तो प्लीज दूसरे रास्ते में काम करने के लिए दोबारा से खड़े हो जाइए। कोई मतलब ये नहीं होना कि आप लोग अपना रास्ता खुद से चुनेंगे तभी काम चलेगा, वरना तो आज के दौर में कंपटीशन इतना है कि अगर आप लोग एक दो दिन भी आराम करने लगे तो कॉम्पिटिटर और आगे निकल जाएगा। तो प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर काम करिए और कंटिन्यूअसली मेहनत करिए। एक दिन में कुछ नहीं होता बट एक दिन जरूर कुछ होता है। ठीक है, नेगेटिव हुए बिना कंटिन्यूअसली काम करते रहिए, मेरी तो आप लोगों से यही सलाह है और हमेशा से मैं यही बोलती आई हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर बच्चों ये स्पेशली वीडियो बन रही है जिन बच्चों ने मेरी बुक परचेज कर ली है, ताकि उनको चीजें कुछ समझ नहीं आ रही है तो मेरे एक बार वीडियो देखने के बाद वो आराम से रीड कर सकते हैं। और जो मेरे फर्स्ट व्यूअर्स मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं मेरी हाल ही में एक नई बुक लॉन्च हुई है एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के नाम से, जिसमें एस्टेट के सिलेबस को टारगेट किया गया है। बट एस्टेट का सिलेबस अपने आप में बहुत मतलब वाइड सिलेबस है और सब कुछ कवर किया गया है। ये वाली बुक एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर और पीजीटी एचपीएससी पीजीटी या फिर केवीएस एनवीएस डीटीपीएलएसबी और आपका ईएमआरएस, इन सभी जो इन सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगी आपका ये पोर्शन। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे उन्हीं को बुक के फॉर्म में लाया गया है। ठीक है, और आप लोगों को इजी ट्रिक्स और इजी निमोनिक्स से चीजें याद करवाई गई हैं, जो भी याद करने की चीजें हैं, और एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्टली हेल्प करेंगी जो इंपॉर्टेंट है और लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को सेपरेट करने में। कई बार बच्चा पढ़ता रहता है, अपनी तरफ से मेहनत करता रहता है, बट एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कौन सी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को एक गाइडर, एक टीचर की जरूरत होती है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत कोर्सेज और फीस मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये बुक परचेज करके आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। इसको मैं ये कहूंगी अगर बुक परचेज कर रहे हैं तो ट्रस्ट के साथ ही करिएगा और उसको रखना नहीं है, उसको 10-20 बार पढ़ना है ताकि आप लोग सिलेक्शन श्योर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव इस अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी और पूरी बुक को ऐसे ही कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो से मैं एक बार सुन के कवर कर लूंगा इस बुक को, तो ये बिल्कुल आप गलत फहमी में है। बिकॉज सुनकर चीजें बहुत कम मतलब रिकॉल हो पाती है, आप लोगों को वो चीजें हाथ में लेकर पढ़नी ही पड़ेगी बुक को। तो बुक की कॉस्ट इतनी भी मतलब वो नहीं है। अगर आप लोगों को बुक लेनी है और तो मुझसे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जितना हो पाएगा मैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिलाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। तो आप मेरे को अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहते भी हैं तो मेरे को मैसेज करें कि मैम मेरे को परचेज करनी है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।